जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दोनों ने फरीदाबाद में संयुक्त अभियान चलाकर एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने अभियान पर जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने छापेमारी कर एक कश्मीरी डॉक्टर मुजाहिल शकील के घर से हथियारों का जखीरा, 360 किलो विस्फोट सामग्री जो संभवतः अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है, बरामद किया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि जांच अभियान अभी भी जारी है। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे पहले अभियान में एक आतंकी को सहारनपुर से धरा गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में कोऑप कुंभ 2025 का शुभारंभ किया। यह सहकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देना है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने विश्व रैंकिंग में अमूल को प्रथम स्थान पर और इफ्को को द्वितीय स्थान पर रखा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, आज इफ्को के नैनो डीएपी और यूरिया ब्राजील, अमेरिका, ओमान, जॉर्डन जैसे 40 से ज्यादा देशों में भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के ऐतिहासिक दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अंगोला की नेशनल असेंबली में महत्वपूर्ण संबोधन देने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद भी करेंगी। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस लोरेंको ने लुआंडा के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और अंगोला के बीच साझेदारी आपसी विश्वास, सम्मान और दोनों देशों के लोगों की समृद्धि के साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने अंगोला के विकास के प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नागालैंड की राजधानी कोहिमा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत जोन 3 के 22वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज उत्तर पूर्वी राज्य तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बिहार में दूसरे दौर का चुनाव कल होगा। 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार का शोर रविवार शाम थम गया। दूसरे चरण के मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों की बात की जाए तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 1650 कंपनियां तैनात की जा रही हैं और इसके अलावा राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां भी प्रत्येक जिले में भेजी गई है। चुनाव आयोग की टीम ने इन क्षेत्रों में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम, पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, प्रवेश और निकास व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया गया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कोषांग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गयाजी के गांधी मैदान में रंगोली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रंगोली के माध्यम से लोगों को मतदान के महत्व के बारे में संदेश दिया गया। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी की तरफ से लगाए उन आरोपों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से कई विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता था। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ 7 राज्यों के 8 विधानसभा सीटों के लिए भी कल उपचुनाव होंगे। ये सीटें हैं जम्मू कश्मीर के बडगाम और नगरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स, पंजाब में तरनतारन, मिजोरम में डंपा और ओडिशा में नुआपाड़ा। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने जा रहे उपचुनाव के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इस चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। एमसीडी उपचुनाव के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। एमसीडी उपचुनाव पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, हम दिल्ली की 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली जिन परिस्थितियों में सालों से थी, अब धीरे धीरे उनके समाधान का समय आ गया है। आम आदमी पार्टी के नेता शोएब इकबाल ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। शोएब इकबाल ने पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार और एआईएमआईएम पर बंगाल की हिंदू लड़कियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंदी संजय कुमार का कहना है कि पश्चिम बंगाल की नाबालिग हिंदू लड़कियों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनका शोषण किया जा रहा है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ड्रग रेप रैकेट वाले गिरोह की ओर से नाबालिग बच्चों को साजिश करके पहले तो नशीले पदार्थों की लत लगवाई जाती है और फिर उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। राजस्थान के फलौदी और तेलंगाना के बीजापुर हाईवे पर पिछले दिनों हुए सड़क हादसे पर एससी ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि हादसों की बड़ी वजह सड़क किनारे अवैध ढाबों की मौजूदगी भी है। कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से इन दोनों हाईवे के बारे में रिपोर्ट तलब की है। जहां ये हादसे हुए थे, इनको रिपोर्ट में ये भी बताना है कि वहां कितने ढाबे अवैध तरीके से चल रहे थे। कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और दोनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भी इस मामले में पक्षकार बनाया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव COP30 में भाग लेने के लिए ब्राजील की यात्रा करेंगे। COP30 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की वार्षिक बैठक है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल क्लाइमेट फाइनेंस, नई तकनीक और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेगा। यह सम्मेलन 10 से 21 नवंबर तक ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज संविधान क्लब में नवनियुक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के सम्मान समारोह की अध्यक्षता करेंगे। प्रभु श्री राम की नगरी में उत्सव का आलोक फैलने लगा है। राम जन्मभूमि परिसर पर इन दिनों भव्यता की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ध्वजारोहण समारोह की अंतिम तैयारियां चल रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, प्रथम तल पर राम परिवार की स्थापना हुई है, उनकी आरती के लिए कार्यक्रम रखा गया है। अधिकांश निर्माण कार्य पूर्ण हो रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सरदार एट 150 एकता मार्च का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। त्रिपुरा में भी पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ग के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार सरोवर बांध के माध्यम से एक ऐसे स्थल को जो वीरान था, उसको आज दुनिया के एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित कर दिया है। गोवा में चल रही मल्टीलैटरल एक्सरसाइज मालाबार 2025 में हिस्सा लेने के लिए INS सहाद्री उत्तरी प्रशांत महासागर में तैनात है। स्वदेशी रूप से डिजाइन INS सहाद्री एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। भारतीय सेना ने ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल के तहत रण और क्रिक सेक्टर में एक्सरसाइज ब्रह्मशिरा का आयोजन किया। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में तीनों सेनाओं के साथ इंडियन कोस्ट गार्ड और BSF ने भी भाग लिया। अभ्यास के दौरान नागरिक प्रशासन के सहयोग से स्थल, समुद्र और हवा में संयुक्त युद्ध क्षमताओं का परीक्षण और सत्यापन किया गया। असम कैबिनेट ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य 6ठी अनुसूची क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में बहुविवाह की प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना और समाप्त करना है। पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया जारी है। एक तरफ 7 करोड़ 66 लाख से अधिक मतदाताओं में से अभी तक 5.15 करोड़ मतदाताओं का एनुमरेशन फॉर्म पहुंच गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पार कर सैकड़ों घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं। 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर के ताराली हाकिमपुर सीमा क्षेत्र से 97 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव राजेश कुमार ने नासिक के त्र्यंबकेश्वर में आगामी कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सुविधाजनक योजना बनाए जाने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू स्थित विश्वविद्यालय परिसर में SNDT महिला विश्वविद्यालय के नवाचार महाकुंभ 2025 का किया उद्घाटन। इस मौके पर उन्होंने कहा, यह गर्व की बात है कि महाराष्ट्र भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में उभरा है, जहां देश में सबसे अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं, जिनमें से लगभग 45% का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने थिम्पू में भूटान के गृह मंत्री शेरिंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने वृद्ध और दिव्यांगजन समाज के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस के समापन अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने सम्मेलन के दौरान हुई प्रमुख चर्चाओं का सारांश प्रस्तुत किया और प्रमुख परिणामों और भविष्य की दिशाओं पर प्रकाश भी डाला।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी गतिशीलता की योजना आज से ही शुरू होनी चाहिए, ताकि जब ये शहर टियर 1 शहरी केंद्रों में विकसित हों तो वे पहले से ही अच्छी तरह से नियोजित और भविष्य के लिए तैयार हों। अजित कुमार मिश्रा ने एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2023 फाइनल में टॉप किया। उन्हें कुल 1575 में से 966 अंक प्राप्त हुए हैं। सऊदी अरब ने भारतीय हज तीर्थयात्रियों के लिए 1,75,025 कोटे को मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री तौफिक बिन फवजान अल रबिया के साथ सफल द्विपक्षीय बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। आज वर्ल्ड साइंस डे है। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम विश्व विज्ञान दिवस के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत यूनेस्को ने साल 2001 में की थी। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम सुहावना बना हुआ है। ऐसे में राज्य के अन्य पर्यटन स्थलों की तरह राजधानी शिमला में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लेह लद्दाख में थिक से मठ उत्सव भव्य रूप से मनाया गया, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा पहने भिक्षुओं की ओर से मंत्रोच्चारण और ढोल नगाड़ों की थाप के साथ मुखौटा नृत्य प्रस्तुत किया गया। आज भारतीय शेयर बाजार के ज्यादातर सूचकांक हरे निशान के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 267 अंक चढ़ा, वहीं निफ्टी 25,500 के ऊपर आया। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 23 वर्ल्ड क्लास रिफाइनरियों और 258.2 MMTPA की कुल क्षमता के साथ भारत अब टॉप 5 रिफाइनिंग देशों में हुआ शामिल। केंद्र सरकार ने स्वच्छता अभियान के तहत विभिन्न मंत्रालय और विभागों से कबाड़ की बिक्री कर करीब 800 करोड़ रुपए कमाई। ये राशि चंद्रयान 3 के बजट से भी ज्यादा है। साथ ही इस स्वच्छता अभियान से करीब 232 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस भी फ्री हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक 2 से 31 अक्टूबर तक चले इस अभियान में करीब 29 लाख फिजिकल फाइल्स को हटाया गया। साथ ही सरकार ने अब तक कबाड़ और उपयोग से बाहर हो चुके सामान को बेचकर लगभग 4,100 करोड़ रुपए भी कमाए हैं। केंद्र ने अक्टूबर से शुरू होने वाले 2025-26 चीनी सत्र के लिए 15 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे पत्र में कहा कि केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने शीरा पर से 50% निर्यात शुल्क हटाने का निर्णय लिया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले DPIIT ने स्टार्टअप्स के लिए भारत के मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 50 से अधिक कंपनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार के अनुसार इस पहल का उद्देश्य इनोवेशन को बढ़ावा देना, नए उत्पाद विकसित करने और सतत औद्योगिक विकास के लिए बड़ी कंपनियों और उभरते मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स के लिए सहयोग को प्रोत्साहित करना है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष अब तक 67.94 लाख DLC तैयार किए गए, जिनमें से 40.42 लाख फेस ऑथेंटिफिकेशन के जरिए तैयार किए गए। मंत्रालय के अनुसार पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न हितधारकों के सहयोग से 1 से 30 नवंबर तक DLC अभियान 4.0 चलाया जा रहा है और इसका उद्देश्य देश के सभी पेंशनभोगियों तक पहुंचना है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के अंत तक वैश्विक अनाज भंडार 5.7% बढ़कर 91.6 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना। कोटक महिंद्रा AMC के MD नीलेश शाह ने कहा है कि भारत वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर में 8 से 10% का योगदान दे रहा है और आने वाले वर्षों में एक ग्लोबल इंजन की भूमिका निभाएगा। नीलेश शाह ने आगे कहा कि भारत की आर्थिक यात्रा मजबूत घरेलू खपत, एक वाइब्रेंट सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग विस्तार से संचालित है, जिसने सामूहिक रूप से राष्ट्र को 2025 तक $4 ट्रिलियन के GDP के आंकड़े को पार करने में सक्षम बनाया है। इस वर्ष अक्टूबर में सभी मार्केट सेगमेंट में निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी 50 क्रमशः 4.79% और 4.51% की वृद्धि के साथ टॉप परफॉर्मर के रूप में उभरे। दिल्ली हवाई अड्डे से चीन के बीच सीधी उड़ान सेवा फिर से हुई शुरू। इससे प्रमुख आर्थिक केंद्रों के रूप में शंघाई और दिल्ली के बीच घनिष्ठ संबंध, व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में व्यापक आदान प्रदान को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद। चीन ने गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी जैसे तत्वों पर अमेरिका के लिए लगाए गए निर्यात प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाया। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने की घोषणा। चीन का यह कदम दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए व्यापार समझौते का हिस्सा है। इस फैसले से तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में चीन अमेरिका के संबंधों में नरमी आने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रतिबंधों से दी छूट। वॉशिंगटन में अमेरिकी सीनेट ने सरकार की फंडिंग बहाल करने वाले विधेयक को बढ़ाया आगे। 100 सदस्यों वाले सीनेट में
60-40 के अनुपात में मिले बहुमत के बाद आज सीनेट में अंतिम बहस और पास होने की कार्रवाई जारी। 8 डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन के पक्ष में किया मतदान। सीनेट के बाद ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा, जहां इसे जल्द पारित करने की संभावना जताई गई है। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद सरकार तत्काल दोबारा खुल जाएगी और शटडाउन खत्म होगा। अमेरिकी शटडाउन के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की भारी कमी आई, जिससे हवाई यात्रा में व्यवधान लगातार बढ़ा। ब्रिटेन के पब्लिक ब्रॉडकास्टर बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टीम डेवी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ न्यूज ऑपरेशन डेबोराह टर्नेस अपने पद से दिया इस्तीफा। बीबीसी ने एक कदम डोनाल्ड ट्रंप के 6 जनवरी 2021 को वॉशिंगटन में यूएस कैपिटल पर प्रदर्शनकारियों के हमले से पहले दिए गए भाषण को एडिट करके प्रसारित करने के आरोपों के बाद उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन कोल को बेलारूस में अमेरिका के विशेष दूत के रूप में किया नामजद। सीरिया के राष्ट्रपति अल-शरा अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरान वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। बोलीविया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रोड्रिगो पास परेरा ने ऐतिहासिक पैलेसियो क्वामाडो में अपने मंत्रिमंडल की औपचारिक रूप से शपथ दिलाई। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने रोड्रिगो पास परेरा के बोलीविया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। म्यांमार से 300 प्रवासियों लोगों को लेकर रवाना हुई नाव हिंद महासागर में थाईलैंड और मलेशिया की समुद्री सीमा के पास पलटी। राहत कर्मियों ने अब तक 6 शव किए बरामद, वहीं 3 लोगों को जीवित बचा लिया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में उच्च वेतन की मांग को लेकर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। इस दौरान पुलिस ने पानी की बौछार, आंसू गैस और ध्वनि बमों का इस्तेमाल किया। वहीं ढाका पुलिस के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड से तोड़ने की कोशिश की और अधिकारियों पर ईंटें फेंकी, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। ब्राजील के रियो बोनीचू शहर में एक शक्तिशाली बवंडर ने मचाई तबाही, जिससे 90% से ज्यादा इमारतें हुई नष्ट, जिसमें 6 लोगों की हुई मौत। इस आपदा में 1000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए और आसपास के शहरों में आपातकालीन आश्रय स्थल बनाए गए हैं। जापान में मौसम विज्ञान एजेंसी ने उत्तरी जापान के सांरिकु तट पर 6.9 तीव्रता का भूकंप आने के बाद सुनामी संबंधी चेतावनी जारी की और निवासियों से तटीय क्षेत्रों से दूर रहने को कहा है। फिलीपींस में कालमेगी के बाद सुपर तूफान फंगफोंग ने दस्तक दी है, जिसके कारण देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तूफान से भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए फिलीपींस सरकार ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ राहतकारी टीमों की भी तैनाती की है। आपातकालीन सेवाओं के अनुसार स्पेन के टेनेरिफे द्वीप पर तेज लहरों के कारण 3 लोगों की हुई मौत, वहीं 15 अन्य हुए घायल। कनाडा के टोरंटो में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पूरा शहर सफेद चादर में लिपट गया। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा, जिससे शहर में सर्दी का असर और बढ़ेगा। भूटान की राजधानी थिम्पू में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का आयोजन हो रहा है। 4 नवंबर से 19 नवंबर तक चलने वाला यह आयोजन आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक रूप से अनूठे संगम का प्रतीक है। भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने वाला भूटान दौरा दोनों देशों के मजबूत रिश्तों को और गहराई देगा। गुजरात के सूरत में रविवार को क्रिकेट के इतिहास में एक नया कीर्तिमान रचा गया। मेघालय के आकाश कुमार चौधरी ने रणजी ट्रॉफी के ग्रुप मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। 25 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज आकाश ने इंग्लैंड के वैन वाइट का 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने का पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। वैन वाइट ने 2012 में लिसेस्टरशायर के लिए ये रिकॉर्ड बनाया था। काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारत के हरीश भनपाला ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के शीर्ष पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर, सुरुचि सिंह और ऐशा सिंह आज 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उतरेंगी। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 में भारतीय ग्रैंडमास्टर विदिता गुजराती तीसरे दौर के टाई ब्रेक गेम के दूसरे सेट में अमेरिका के सैम शैंकलैंड से हारकर विश्व शतरंज कप से बाहर हो गए। शतरंज विश्व कप में भारत ने एक अन्य खिलाड़ी एसएल नारायणन को भी टाई ब्रेक गेम के पहले सेट में चीन के यांगी यू से हार का सामना करना पड़ा। फिडे शतरंज विश्व कप में कार्तिक ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और रोमानिया के डेक बोग्दान टैनियल को हराया। कार्तिक चौथे दौर में पहुंच गए हैं। अब फिडे शतरंज विश्व कप खिताब की दौड़ में 5 भारतीय मैदान में बचे हैं। खिताब के 2 प्रबल दावेदार अर्जुन एरिगेसी और आर प्रगन्नानंदा ने उम्मीद बरकरार रखी है। 23वीं एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय सेना के मेजर रोहित कादियान ने रजत पदक जीता। रोहित कादियान ने 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया।
भारत के पुशअप मैन के रूप में जाने वाले रोहताश चौधरी ने 27 किलो वजन के साथ सर्वाधिक पुशअप्स मारने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। एलेना राबिकिना ने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी अरीना सबालेंका को हराकर WTA फाइनल्स का खिताब अपने नाम कर लिया। राबिकिना ने सबालेंका को फाइनल में 6-3, 7-6 से मात दी। जहां जिंदगी गुजर जाती है एक सच की तलाश में, और कहीं एक सच बदल देता है जिंदगी का नजरिया। पर वो कहते हैं ना, सच की कोई शक्ल ही नहीं है। मगर जब जानना हो सच, तब शुरू होती है एक जद्दोजहद सच सामने लाने, जो कई नाकामयाबियों से होकर गुजरती है। यही है सच की तलाश, और अंत में सच की तलाश न्यूज़ प्लस के साथ।